जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एसयू एमएससी एंट्रेंस की सॉल्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी के सारे सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट वाइज लगे हुए मिल जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहां पर जाके आप सारे पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट के अपडेट आते रहें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, है ना। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल 1 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी बैठक ने यह डिसीजन लिया है कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। तो उस वजह से कहीं ना कहीं हमारे फॉर्म्स की जो रिलीज होने की डेट है फ्लक्चुएट करेगी, और जितना आसान मुझे दिख रहा है कि फॉर्म्स कुछ जल्दी ही रिलीज किए जा सकते हैं। अगर ऐसा भी कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। और कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट। ठीक है, वर्क हार्ड। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते रहें, वो आपकी काफी मदद करेंगे, है ना। और बाकी अगर आपको इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है पार्ट ए का। लेट वी बराबर स्पैन x1 x2। x1 आपको वेक्टर दिया 3 6 0 एंड x2 दिया 1 2 2। देन ऑर्थोगोनल बेसिस v1 v2 फॉर v इज गिवन बाय। ठीक है, 3 6 0 3 6 0 मतलब ये तो सेम दिख रहा है, v2 ये आपको v2 अलग दिख रहे हैं ना, और ये भी अलग है, ये दो सेम है, ये दो सेम है। तो देखो ऑर्थोगोनल बेसिस का डेफिनेशन तो अपन लोगों को क्लियर है ना। फिर भी अपन रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है। अगर मान लो b किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस है, n डायमेंशनल लेगा, ठीक है, देन इफ दिस ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स तो आप समझ गए होंगे। अगर आप इसके कोई भी दो वेक्टर लेते हो तो उनका इनर प्रोडक्ट करने पर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, दिस मीन्स गिवन बेसिस इज ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ v ऑफ f। ठीक है, तो अगर एक ऐसा बेसिस है जो कि ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर बन जाता है तो वो ऑर्थोगोनल बेसिस कहलाता है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मुझे ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर मैं इनको बेसिस दिखा दूं तो फिर इनसे मैं ऑर्थोगोनल बेसिस को निकाल सकता हूं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखना जरा गौर से, क्या कि आपको पता है कि v स्पैन ऑफ x1 x2 दिया है। ठीक है, स्पैन ऑफ s मान लेता हूं, s को सेट मैंने लिख दिया x1 x2। x1 आपको ये वेक्टर दिया, x2 आपको ये वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखना जब आप इनको कॉलम रो वाइज लिखोगे और रैंक निकालोगे तो आपको पता लगा रैंक तो पूरी आ रही है, 2 की 2 आ रही है, और वेक्टर भी आपने 2 लिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, LI वेक्टर हो गए। अगर LI हो गए तो अब आप बात को समझना, क्वेश्चन में क्लियरली दिया है v स्पैन है इन दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, और सेट को आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट भी दिखा दिया, तो आप ये कह सकती हो ये वेक्टर क्या बन गया, इस गिवन वेक्टर स्पेस v का बेसिस, है ना। अब बेसिस बन गया तो आपको पता है ये कितने वेक्टर्स से लिखा जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन में, 2 के, और LI भी है, तो मतलब डायमेंशन ऑफ v तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर आप ऑर्थोगोनल बेसिस भी बनाओगे तो उसमें 2 वेक्टर्स ही आएंगे, क्योंकि है तो एक्चुअली बेसिस ना, बस ये है कि वो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हो जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है ये एक बेसिस है। तो अब आप इस बेसिस का इस्तेमाल करके आप ऑर्थोगोनल बेसिस को निकाल सकते हो। आगे समझ में? ठीक है, अब आप ये भी जानते हो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस 3 डायमेंशन वाले में, क्योंकि बात समझना ये R3 ओवर R है। ठीक है, डायमेंशन भले 2 आ रहा है लेकिन इनर प्रोडक्ट आप RN ओवर R पे ऐसे ही तो डिफाइन करते हो डॉट प्रोडक्ट से, A1 B1 A2 B2 A3 B3, क्योंकि 3 टपल का सेट है इसीलिए, है ना। जहां पे वेक्टर ऐसा होता है, वेक्टर भी आपको ऐसे लिखा रहता है टपल के फॉर्म में, B1 B2 B3 और A1 A2 A3। अब आप जानते हो कि अल्फा बराबर, जैसे मैं एक वेक्टर मान लेता हूँ 3 6 0, ये एक वेक्टर है बेसिस में, तो मैं इसकी हेल्प से ऑर्थोगोनल बेसिस निकाल सकता हूँ। रीजन आप समझ रहे हो कि ऑर्थोगोनल बेसिस में क्या होगा, अगर ये जैसे बेसिस का एलिमेंट है, अगर मैं किसी दूसरे वेक्टर के साथ क्या कर दूं, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करा दूं, कहने का मतलब इनर प्रोडक्ट को मैं 0 दिखा देता हूं, तो वो वेक्टर सीधी बात है काय में आ जाएगा, ऑर्थोगोनल बेसिस में। ठीक है, तो उसके लिए अपन ऑप्शन पर आ जाते हैं। अब आप देखोगे कि 3 6 0 3 6 0 दोनों में कॉमन आ रहा है और ये बेसिस का एलिमेंट है, तो अभी C और D को भूल जाओ। ठीक है, अगर इस वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी कि इनर प्रोडक्ट लेने पे अगर इसके साथ 0 आ जाता है तो ये वाला सेट क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल बेसिस। अगर इस वाले का आता है तो ये वाला क्या रहेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपना मेन टास्क क्या है, जो अपन वेक्टर 3 6 0 ले रहे हैं बेसिस का, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट के साथ 0 आ रहा है तो दूसरा वेक्टर
ऑर्थोगोनल बेसिस में शामिल हो जाएगा। अब देखो V2 आपको दिया हुआ है 001, ठीक है, मैं इसके साथ इसका क्या ले रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ। तो आपको पता है इनर प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है RN ओवर R में। तो 360001, अब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे कैसे, कंपोनेंट वाइज, 3 इंटू 0, 6 इंटू 0, 0 इंटू 1, तो 0 आ गया। इसका मतलब अल्फा और V2 दोनों क्या हो गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए और बेसिस में भी आ गए। क्योंकि देखना आप दोनों की लाइनेस चेक कर लेना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्लियर है। तो ये सीधी बात है, अल्फा और V2 ऑर्थोगोनल हो गए तो ये ऑर्थोगोनल बेसिस बना देगा। इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की। देखना अल्फा 360 है और ये 002 है, ठीक है, ये LI वेक्टर्स हैं, पहली बात तो आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। अब अल्फा डॉट V2 आप करोगे, यानी कि इनर प्रोडक्ट ही लगा रहा हूं मैं, सीधी बात, तो मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया 360 और डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं 002। कंपोनेंट वाइज करेंगे 3.0, 6.0 और 0.2, ठीक है, पूरा ऐड करने पे 0 आ गया। मतलब अल्फा और V2 का इनर प्रोडक्ट क्या आया, 0 आया। तो सीधी बात है, अल्फा और V2 का सेट भी क्या बन गया, ऑर्थोगोनल बेसिस बन गया। इस वजह से बी भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसके क्या हो गए, करेक्ट हो गए। इसी वजह से ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आप ए और बी भी अगर मार्क करके आए थे तो उन्होंने 2020 के पेपर में आपको मार्क्स प्रोवाइड करे थे, ठीक है। तो ए और बी बोथ आर करेक्ट 17 वाले के। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन a minus I or a plus I is necessarily singular, a is always singular, 0 is an eigen value of a minus I is always non singular। तो ये सारी चीजें पूछ रहा है। तो देखना अपन 2-3 चीजें आप थोड़ा गौर से देखो, a is always singular और 0 is an eigen value। तो देखना जहां जहां ये always लगा होता है ना, तो 80 से 90% केस यही होता है कि इसमें आप इसको गलत कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिमाग की घंटी बजानी है कि भाई ये गलत कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब देखो 2 रिजल्ट पढ़ लो, काफी काम के हैं आपके। क्या कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, सॉरी, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो पक्का है 0 उसकी आइगन वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, इसीलिए बोल रहा हूं इफ एंड ओनली इफ। और अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल गई जिसकी 0 आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो आप बोल देना वो नॉन सिंगुलर है। सिमिलरली इफ ए इज सिंगुलर, इफ एंड ओनली इफ 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, अगर 0 आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की तो वो सिंगुलर हो जाएगी। और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप बोल देना कि 0 उसकी आइगन वैल्यू होगी ही होगी। आगे समझ में। अब हमने ये चीज समझ ली, ये तो सिंगुलर की बात कर रहा था, ठीक है। तो अब आप देखना कि अगर मैं ये दिखा दूं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर रहती है, तो आप बी और सी को गलत कर सकते हो। आगे समझ में। अब देखना, ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, तो डिटरमिनेंट ए मैंने दोनों तरफ लगा दिया, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज बराबर 1, क्योंकि आइडेंटिटी का क्या होता है, डिटरमिनेंट 1 हो जाता है। आप ये भी जानते हो ए ट्रांसपोज बराबर ए का डिटरमिनेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए, तो वो हो गया डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर बराबर 1, यानी कि डिटरमिनेंट ए बराबर क्या हो जाएगा, +-1। आपको ये समझ में आ गया कि भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। मतलब कभी भी 0 के बराबर नहीं हो पाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं हो पाया तो मैं ये कह सकता हूं कि हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होती है और कैसी होती है, इन्वर्टिबल होती है। तो सीधी बात है। और फिर मैंने इस पॉइंट का भी इस्तेमाल कर लिया कि अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो 0 कभी भी उसकी आइगन वैल्यू नहीं होने वाली है। तो ऑप्शन सी तो भैया क्या हो गया, गलत। वो बोला कि 0 आइगन वैल्यू होगी ही होगी। अब ये बोल रहा है कि ए इज ऑलवेज सिंगुलर, नहीं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो हमेशा नॉन सिंगुलर होती है। इस वजह से ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। अब अपन कर लेते हैं डी की बात। तो देखो डी को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो। रीजन क्या है, देखो आइडेंटिटी आप क्यों ले सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है। और अगर उसने ऑड ऑर्डर का बोल दिया तो आप ऑड ऑर्डर की मान लो, कि 3 ऑर्डर की मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे आप ले सकते हो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए माइनस आई करोगे तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो 0 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0, क्योंकि ए माइनस आई क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, उसका डिटरमिनेंट हो गया 0। 0 हो गई तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और वो तो बोल रहा था कि हमेशा क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी, क्या, ए माइनस आई। तो अपन ने इसको सिंगुलर शो कर दिया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। तो अपन ने बी सी डी तीनों ही गलत कर दिए, तो बचा क्या, सही वाला आदमी। तो अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या कि ए माइनस आई और ए प्लस आई इज नेसेसरली सिंगुलर।
क्वेश्चन नंबर 43, लेट 2 and 3 बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, देन अरेंज द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज पर द डिसेंडिंग वैल्यूज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ट्रेस। अब देखो आपको आइगन वैल्यू दे रहा है और उससे आपको ट्रेस पूछ रहा है, ठीक है। तो वो रिलेशन अपन देख लेंगे क्या होता है आइगन वैल्यू और ट्रेस के बीच में, और किस तरीके से लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा इस ऑर्डर में, ए इनवर्स ए स्क्वायर ए माइनस आई ए प्लस आई दिया है आपको, ठीक है। और फिर उस हिसाब से ये वो दे दिए आपको ऑर्डर, तो आपको तो सीधे सॉल्व ही करना पड़ेगा इसमें। देखो तो ये आपको पता है सारी आइगन वैल्यूज का अगर आप सम ले लेते हो तो ट्रेस ए के बराबर हो जाएगा। सारी आइगन वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, प्रोडक्ट ले लेते हो, वो डिटरमिनेंट ए के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि E1 आपने 2 मानी, E2 आपने 3 मानी आइगन वैल्यू, तो ट्रेस इसका क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स का 5 और डिटरमिनेंट ए क्या आ जाएगा 2 into 3 तो 6 हो गया। अब अपन से ट्रेस पूछ रहा है तो सिर्फ ट्रेस की बात कर लेते हैं, है ना। अब देखो ए इनवर्स अगर है कोई मैट्रिक्स तो ये रिजल्ट याद रख लेना क्या, लेमडा अगर आइगन वैल्यू मैट्रिक्स ए की तो 1/लेमडा आइगन वैल्यू बन जाती है ए इनवर्स की, ठीक है। 2 और 3 आइगन वैल्यू जैसे ए की है तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देना 1/2 1/3, तो ये आइगन वैल्यू हो जाएगी किसकी, ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स की। अब आपको ए इनवर्स की 2 आइगन वैल्यू पता लग गई तो आप उनको जोड़कर आप ए इनवर्स का ट्रेस निकाल सकते हो। तो ट्रेस ए बराबर क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/3 बराबर पूरा सॉल्व करने पे 5/6 आ गया। सिमिलरली अब अपन आते हैं स्टेटमेंट क्यू पर, तो आप देखोगे कि ए स्क्वायर है ना। तो इसके लिए ये भी रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्या, अगर लेमडा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की तो लेमडा की पावर एम आइगन वैल्यू बन जाती है ए की पावर एम वाली मैट्रिक्स की। आ गया समझ में। और अगर यहाँ लेमडा की पावर जैसे मैट्रिक्स दे देता ए की पावर -m होता तो लेमडा की पावर -m कर देते यहाँ पे, लेकिन वो तभी पॉसिबल था जब आपको ये दे देता कि मैट्रिक्स ए क्या है, इन्वर्टेबल है। और अगर कुछ नहीं दे रहा तो आप ये जनरल रिजल्ट लगाओ क्या, लेमडा आइगन वैल्यू तो लेमडा की पावर एम आइगन वैल्यू हो जाएगी ए की पावर एम वाली मैट्रिक्स की, ठीक है। अब तो इसका मीनिंग ये है कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी, लेमडा की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। एम बराबर यहाँ 2 हो गया, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर आइगन वैल्यू की ए स्क्वायर की 4 और 9 आ गई, तो ट्रेस से क्या हो जाएगा 4 + 9 बराबर 13 आ गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्यू तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो रहा है कैसे, पी से। तो अब जरा ऑप्शन अगर आप देख लेते हो, क्यू ऑटोमेटिकली बड़ा है पी से, क्यू बड़ा है पी से, तो यहाँ पे भी देखो क्यू बड़ा आ रहा है, यहाँ पे भी बड़ा आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ऐसे तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो अपन को आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छा, तो अपन ऑप्शन सी पर आने के पहले ये, और सी मतलब स्टेटमेंट अगले आने के पहले ये रिजल्ट और देख लेते हैं क्या। अगर मैट्रिक्स ए है जिसकी आइगन वैल्यू आपको ये सारी दी है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n, और के आई कोई स्केलर मैट्रिक्स है, तो आपको पता है स्केलर मैट्रिक्स की तो आइगन वैल्यू ये स्केलर नंबर खुद ही हो जाता है के, ठीक है। अब स्केलर का भी अंतर समझ लो, है ना, कि कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। डायगोनल मैट्रिक्स में तो ये कि डायगोनल एंट्री अलग अलग हो सकती है, स्केलर मैट्रिक्स में सारी डायगोनल एंट्री सेम होती है और बाकी सारी एंट्री तो 0 रहती है, ठीक है। तो ए प्लस के आई की आइगन वैल्यू क्या बन जाती है, लेमडा 1 प्लस के, लेमडा 2 प्लस के और लेमडा 3 प्लस के, ऐसे ऐसे करके जुड़ जाती हैं, ठीक है। जबकि क्या आती है कि स्केलर मैट्रिक्स थी। आगे समझ में। तो आप ये कह सकते हो कि अगर a माइनस आई की मेरे को आइगन वैल्यू निकालनी है तो वो एक्चुअली क्या हो जाएंगी, लेमडा 1 -1, लेमडा 2 -1 और लेमडा 3 -1 और लेमडा n -1, ठीक है, ऐसे हो जाएंगी। अगर a प्लस आई वाली मैट्रिक्स ही निकाली तो क्या हो जाएगी, देखना i के साथ यहाँ क्या लिखा है +1, तो +1 +1 +1 सभी आइगन वैल्यू में मैंने कर दिया, यहाँ +1 कर लेना, माइनस लग गया, ये +1 आएगा, ठीक। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने अगला स्टेटमेंट यही है क्या कि a माइनस आई दे रहा है तो लेमडा -1 आइगन वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि i के आगे क्या लगा है, स्केलर -1 लगा है, ठीक है। तो लेमडा -1 आइगन वैल्यू होगी a माइनस आई मैट्रिक्स की, तो 2 -1 3 -1 आइगन वैल्यू हो जाएंगी। तो 2 में से गया 1, 3 में से 1 गया 2 आ गया, आइगन वैल्यू आ गई, दोनों को जोड़ दो तो 2 + 1 क्या गया 3, तो ये ट्रेस हो गया इसका। अच्छा, अब ऐसी अपना ऐसे स्टेटमेंट है a प्लस आई, तो सीधी बात है इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा +1, क्योंकि आई के संग आपका कॉफिशिएंट क्या +1 है, तो ये आइगन वैल्यू होगी, तो a प्लस आई आ गया। तो 2 + 1 3 + 1, तो आप कह सकते हो 3 और 4 आइगन वैल्यू होगी a प्लस आई की, फिर जोड़ देना, तो 3 + 4 क्या आ जाएगा 7, है ना। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर 13 7 3 और 5/6, तो क्यू एस आर पी आपका क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, सही हो गया, ये अपना आ जाएगा ऑप्शन बी, क्यू एस आर पी।
ठीक है, अगर किसी भी रिजल्ट में डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये जो मैंने सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू लिखा है ना, अगर मान लो कोई आइगन वैल्यू रिपीट कर जाती है, यहाँ तो डिस्टिंक्ट थी, आपने कर दिया था, है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात और मैं आपको बता देता हूँ उसमें, वो ये है कि जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स ए थी 2 0 0 0 1 0 ये, तो आपने यहाँ देखा कि लेमडा आइगन वैल्यू क्या आई, 2 2 और 1 आई, है ना। तो जब आप ट्रेस निकाल रहे होगे ना, तो इस दो को भी लेना है, ये मत सोचना कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू थी तो 2 और 1 लेके ऐड कर दिया 3 ट्रेस आ गए ना, गलत हो जाएगा। जितनी बार जो आइगन वैल्यू आई उसको वैसे का वैसा ही रखना है आपको, 2 2 1 तो 5 हो गया। सिमिलरली जब आप डिटरमिनेंट भी निकाल रहे हो तो ऐसे ही करना है, तो ये आपने 2 एक बार ले लिया, ये भी 2 लिया, ठीक है, और 1, तो ऐसे करके 4 आ गया। तो ये रिपीटेड अगर आ जाते हैं तो ये चीज याद रखने वाली कि हर आइगन वैल्यू को आपको लेना है, ये नहीं सोचना कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 2 और 1 थी तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है पार्ट ए से, आइगन वैल्यूज ऑफ आइडमपोटेंट मैट्रिक्सेस कैन ओनली बी 0 and 1 0 1 0 1 and 2। तो देखो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट है, आपने काफी बार पढ़ा भी होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 0 and 1, ठीक है। अब अगर आपको याद नहीं रख पा रहे हो कि 0 और 1 होगी, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसके लिए अपन एक तरीका देख लेते हैं जिससे आप इसको याद कर सकते हो कि 0 और 1 ही इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होंगी। अब आप जानते हो जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए को बस एक्स से रिप्लेस कर देना, ठीक है, ए को एक्स से बदल दो, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो जाएगा। अब इसे पॉलिनोमियल को अपन सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 बराबर 0 कर देना, तो जो वैल्यू आएगी रूट्स की वही हो जाएगी आइगन वैल्यू, एक्स बराबर 0 और 1 आर द आइगन वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको आप नोट भी कर लेना ताकि आपके दिमाग में रिकॉल हो सके, ठीक है। तो 0 and 1 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ आइडमपोटेंट मैट्रिसेस। तो और 20 का ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 36 फिर आ गया, मैच द फॉलोइंग, है ना। तो फॉर अ रियल मैट्रिक्स, फॉर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो सब में आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू का मैच द पेयर पूछ रहा है। अब देखो हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, है ना, और सिंगुलर मैट्रिक्स, ये वाले जो क्वेश्चन है इस तरीके के आपको याद हो तो सीयू सीटी में तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है, काफी ज्यादा काम आएंगे आपके। अच्छा, तो आप देखो ये रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रहा है, रियल स्क्यू हर्मिशियन दे रहा है ना। तो देखो अपन अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि कितना इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स अपनी अपनी जगह काफी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर्स, ये आप जानते हो हर्मिशियन मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, रियल होती हैं, ठीक है। तो ए आप जानते हो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए बराबर ए ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट मतलब ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट। अब मैट्रिक्स अगर रियल हर्मिशियन है तो कॉन्जुगेट लोगे आप उसकी हर एंट्री का, जो कि रियल नंबर है वो खुद ए ही आ जाएगा। अगर ए कोई रियल नंबर है आप उसका कॉन्जुगेट लोगे तो ए ही वापस आ जाना है, यानी कि अगर कॉन्जुगेट आप रियल मैट्रिक्स का ले रहे हो तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो सीधी बात है, अगर ए बराबर ए थीटा है तो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, वो खुद ए ट्रांसपोज। और ये डेफिनेशन काय की बन गई, ए बराबर ए ट्रांसपोज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बन गई। तो आप ये कह सकते हो, अगर आपसे ये बोलना है ना कि रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स वो एक्चुअली क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप ये भी कह सकते हो कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, रियल होती हैं, ठीक है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो ए की मैचिंग क्या हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। अब क्योंकि आपने ए की मैचिंग जैसे ही 4 से देख ली कि मतलब रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स हैव आइगन वैल्यूज रियल, ठीक है। तो ए की 4 से जैसे मैचिंग देखी तो आपने देखा पॉसिबल ऑप्शन क्या बनना है, बी और सी बनना है, ए और डी तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन को अपन को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। अब अपन देखते हैं थोड़ा और चालाकी करते हैं, क्या करते हैं, देखो सबसे सिंपल क्या लग रहा है आपको, यहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, है ना। अब फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको देखो इससे पहले वाले में भी क्वेश्चन में बताया था कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो 0 उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो सीधी बात है, डी किससे मैच कर जाएगा, फर्स्ट वाले से। तो डी किससे मैच करेगा, फर्स्ट वाले से, डी मैच कर रहा है सेकंड वाले से, तो ये गलत हो गया। तो बी ऑप्शन क्या वैसे ही करेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व। रेस्ट अपन बी और सी को भी अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।
तो ये रिजल्ट आप नोट कर लेना। सिमिलरली उसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे समझ में, मतलब एक ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या है, रियल हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आप जानते हो क्या होती हैं, जीरो होती है या फिर प्योरली इमेजिनरी होती हैं। प्योरली इमेजिनरी यानी कि के आई की फॉर्म में मिलेंगी आपको। तो आप ये भी कह सकते हो कि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जीरो या फिर प्योरली इमेजिनरी। तो ये भी एक एक्स्ट्रा थ्योरम बन गई, एक अच्छा रिजल्ट बन गया। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सी की। तो आप देखो ना, ये भी एक काम का ही रिजल्ट है, क्या, यूनिटरी मैट्रिक्स का। यूनिटरी मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन पता है, ए इंटू ए थीटा बराबर ए थीटा इंटू ए करोगे तो आइडेंटिटी आ जाना है। ए थीटा क्या दिखाएगा, ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स दिखाएगा। अब आप जानते हो कि यूनिटरी मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं, यूनिट मॉड्यूलस होती हैं। यूनिट मॉड्यूलस का मतलब क्या है, अगर जैसे मान लो ए प्लस आई बी टाइप की एक कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आपको मिल रही है, तो जब आप इसका मॉड्यूलस वैल्यू लोगे तो वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो यूनिट मॉड्यूलस का मतलब ये हो गया। तो अगर आप ये देखोगे कि आइगन वैल्यू यूनिट मॉड्यूलस है, तो आपको एक चीज और सीखने को मिलती है, क्या, कि जो भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, जो भी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है उसका तो मॉड्यूलस 1 होगा ही होगा। और अगर आपसे अगर ऐसे भी पूछ ले, कैसे, कि रियल आइगन वैल्यू कितनी हो सकती हैं, तो वो सिर्फ आप दो ही बोलोगे, क्या, -1 और 1। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि -1 और 1 ही दो ऐसे रियल नंबर है जिनका आप मॉड्यूलस लोगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो, -1 + 0 आयोटा, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 + 0 आयोटा, और जब भी आप इसका मॉड्यूलस निकालोगे क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिटरी मैट्रिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रियल आइगन वैल्यू होती हैं। आगे समझ में। और सिंगुलर मैट्रिक्स वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो पक्का है कि 0 उसकी आइगन वैल्यू होगी। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, ठीक है, आइगन वैल्यू से रिलेटेड। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अपना बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट बी का है, एन ऑर्डरिंग ऑफ द 3 ऑफ नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 मैचिंग विद द सीक्वेंस डिटर्मिनेंट ट्रेस रैंक फॉर द मैट्रिक्स। ये आपको मैट्रिक्स दे दिए। ठीक है, तो देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है ना, इसकी आपको डिटर्मिनेंट ट्रेस रैंक निकालना है। और किस ऑर्डर में लिखना है, पहले आप डिटर्मिनेंट लिखोगे, फिर ट्रेस लिखोगे, फिर रैंक को लिखोगे। ठीक है, और ये जो तीनों चीजें हैं, इन नंबर में से कुछ आएगा, इन पांचों में से कोई नंबर होंगे। आगे समझ में। अब देखो समझदारी की चीज क्या है, यहाँ पे स्मार्टनेस आप क्या कर सकते हो, आप जानते हो ट्रेस निकालना सबसे आसान है, फिर डिटरमिनेंट निकालना आसान है, और उसके बाद आप रैंक निकाल सकते हो। तो जल्द से जल्द अपन क्या करेंगे, ट्रेस निकाल लेंगे इस मैट्रिक्स का। ठीक है, ट्रेस आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्री। ये जो एंट्री है इनको जोड़ दो, तो 2 + 1 - 2, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपने तुरंत देखा कि भाई ट्रेस क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आप ऑप्शन पे गए और थोड़ा देखा कि 1 आए। अच्छा, अब ट्रेस आपको लिखना है दूसरे नंबर पे, यानी बीच में लिखना है। तो आपका ट्रेस आया 1, और वो कहाँ आ रहा है, अच्छा 1 इसमें आ रहा है, तो बी अभी सही हो सकता है, और 1 इसमें आ रहा है, डी सही हो सकता है। तो सी और डी तो गलत हो गए तुरंत, है ना। तो ये थोड़ी समझदारी करी अपन ने। अब अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ऐसे ही अपन ने जब मैट्रिक्स का अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेना रो 1 से, तो आप जब निकालोगे तो आपको पता लगेगा डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया भैया। तो 0 अपन को क्या लिखना है, सबसे आगे लिखना है, क्योंकि उसने लिखा है ना ऑर्डर कैसे लिखना है, पहले डिटर्मिनेंट, फिर ट्रेस, फिर रैंक। तो 0 और 1, तो 0 और 1, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपका कैलकुलेशन और टाइम काफी बचाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है पार्ट ए से, लेट ए बराबर, ये आपको मैट्रिक्स दी है, बी आपको ये वेक्टर दिया है, यहाँ पे अल्फा लिखा है, बीटा लिखा है। कंसीडर S1 आपको दिया है स्टेटमेंट, द इक्वेशन Ax = b हैज यूनिक सॉल्यूशन व्हेन अल्फा = 3 एंड बीटा = 2। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, द इक्वेशन Ax = b हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन अल्फा = 2 और बीटा = 2। ठीक है, अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू पे उन्होंने बोला, एक में इनफाइनाइट मिलेगा और एक में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये अपन को चेक करना है। अब देखो ये तो नॉन होमोजीनियस का केस है, क्योंकि ये वेक्टर कैसा है, पूरा 0 नहीं है। तो वो पूछ रहा है S1 और S2 ट्रू होगा क्या, S1 एंड S2 दोनों फॉल्स हैं, या S1 ट्रू है, S2 फॉल्स है, और S1 फॉल्स है या फिर S2 ट्रू है। ठीक है, तो अब वैसे तो आपको पता होगी कि इसकी कंडीशन क्या होती है, फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। क्या
सबसे पहले आपको सिस्टम को कंसिस्टेंट दिखाना है, तब आप कह सकते हो कि सिस्टम के पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ये लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आप चेक करते हो कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कि इनफाइनाइट मिलेगा। आगे समझ में? तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी बराबर होनी चाहिए रैंक ऑफ ए के, तब आप कह दो कि सिस्टम के पास कैसा है, सॉल्यूशन हैगा। फिर आप चेक करोगे यूनिक सॉल्यूशन के लिए, अगर मैट्रिक्स की रैंक पूरी आ जाती है, मतलब कितने के बराबर हो जाती है, नंबर ऑफ अननोन या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाती है, तब आप कह दोगे तुरंत कि इस मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाती है, जैसे मान लो यहाँ 3 दिए, आपकी रैंक 2 आ गई या 1 आ गई, तो आप कह सकते हो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप वो डिटरमिनेंट वगैरह से चेक कर दो और फिर बोलो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस नहीं, पहले आपको ये कंडीशन दिखानी पड़ेगी। चलिए, तो पहले अपन केस 1 को ले लेते हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 को, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2। तो देखो अल्फा बराबर 3 मैंने ये रख दिया और बीटा बराबर 2 ये रख दिया, ये मैंने ए ऑगमेंटेड बी लिख ली, ये मैट्रिक्स ए हो गई पूरी और ये वो वाला वेक्टर हो गया बी, तो ए ऑगमेंटेड बी बन गई। अब मैंने क्या करा, R2 को चेंज कर दिया, कैसे, R2 माइनस R1 करके, और R3 को बदल दिया R3 माइनस 2R1 करके, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स में, इस वाली मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगा, देखो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, ये वाला, क्या, R3 चेंज होगा 2R3 माइनस 5R2 करके, तो वो जो अपन ने इधर मैट्रिक्स लिखी थी वो इस वाले ऑपरेशन को लगाने के बाद कुछ ऐसी आ जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया। देखो रैंक, मैट्रिक्स ए की रैंक आप कैसे देखोगे, इतने पार्ट से बस। तो देखो यहाँ पे एक नॉन जीरो एलिमेंट ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक मिल गया, तो 3 मिले, तो आप ये कह सकते हो मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 3। ए ऑगमेंटेड बी देखना है तो आप पूरा यहां तक देखोगे, तो देखना यहीं पे आपको एक नॉन जीरो मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी, तो आपको पता लग गया कि मैट्रिक्स ए की रैंक 3 थी और ऑगमेंटेड की रैंक 3 थी, तो दोनों बराबर हैं, तो सिस्टम के पास सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा मिलेगा, तो अब आप देखना रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, 3 है, जितने वेरिएबल हैं उतने ही ये आ रही है, तो सीधी बात है कि क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। किसमें, फर्स्ट में, और यही लिखा था, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब अपन स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं, S2 की बात कर लेते हैं, और वो उसमें क्या दिया है, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 2 पे उसने बोला है कि क्या इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। देखो अगर आप इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालते हो, मैंने यहाँ पे अल्फा 2 रख दिया है और बीटा को यहाँ पे मैंने 2 रख दिया है, ठीक है। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो आप बोल दोगे कि डिटरमिनेंट तो 0 आ रहा है, चेक कर लेना वो आप, तो आप तुरंत बोल दोगे कि रैंक इसकी कितनी आ रही है, 3 से कम आएगी, है ना। तो इसके पास मतलब हो सकता है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिले, नहीं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, पहले आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे, ठीक है, और उसके बाद आप अगर ये चीज फॉलो कर रहा है कि रैंक 3 से कम आ रही है, तब आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब अपन ने ये मैट्रिक्स बना ली, ए ऑगमेंटेड बी लिख ली, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए, R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस R1 लगा के, और R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस 2R1 लगा के, तो आपके पास ये मैट्रिक्स पेश हो गई, आ गई ये मैट्रिक्स। अब इसमें फिर थोड़ी और खोताखाती कर लेते हैं, अपन ने देखा कि भाई यहाँ 5 आ रहा है तो थोड़ा और अच्छा बना देते हैं उसको, ठीक है, एशलन फॉर्म बना दी अपन ने। उसको बनाने के लिए क्या कर देंगे, R3 में चेंज करेंगे इस वाले में, और कैसे 2R3 माइनस 5R2, ठीक है। तो देखो मैंने इसको दोबारा से लिख दिया है, तो आप देखना ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा लिख दिया, तो मैट्रिक्स कुछ ऐसी आ गई। अब आप इसकी शक्ल देख के ये समझ जाओगे कि देखना मैट्रिक्स ए की रैंक आप यहां से देखोगे तो देखो 0 0 0 0 हो गया, तो आपको ये तो वैसे ही डिटरमिनेंट निकाल के समझ में आ गया कि 3 से कम आएगी। तो आपने देखा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ गई, 2 आई, और ए ऑगमेंटेड बी की देखोगे तो यहां तक देखोगे पूरे, तो एक नॉन जीरो ये मिल गया, एक नॉन जीरो एलिमेंट ये मिल गया, एक नॉन जीरो एलिमेंट आपको ये मिल गया, तो इसकी रैंक 3 हो गई। दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि कंसिस्टेंसी को पहले दिखा देना, डिटरमिनेंट वाले मेथड पे मत जाना, ठीक है। तो S2 स्टेटमेंट तो क्या हो गया, फॉल्स, मतलब S1 तो अच्छा बन गया, S2 बुरा बन गया, ठीक है। तो अपना ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है। S1 इज ट्रू और S2 इज फॉल्स, ठीक है, ये सज्जन 1 सज्जन 2, ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसीडर द जनरल सिस्टम, ठीक है, x इक्वल टू 0 ऑफ एन इक्वेशन इन एन अननोन्स, तो ये तो होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहा है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द ऑर्डर, डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज a इनवर्स x, रैंक a इक्वल टू रैंक a b, रैंक a ऑगमेंटेड b, है ना। तो अब ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कि किस ऑर्डर में होना चाहिए,
तो देखो वैसे तो होमोजीनियस है तो हमेशा सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। यूनिक मतलब यूनिक से मतलब मेरा ट्रिवियल से है, यहाँ पे ट्रिवियल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अभी देखो मैंने ऊपर जो क्वेश्चन समझाया था वो नॉन होमोजीनियस पे समझाया था, और उसमें मैं बार बार आपसे कह रहा था कि कंसिस्टेंट दिखाना पड़ता है ना। तो उसी ऑर्डर में अपन ऐसा स्टेटमेंट को लगाएंगे कि इसका कुछ मीनिंग बन सके, है ना। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो क्या होगा, रैंक ए बराबर रैंक ए ऑगमेंटेड बी होगा, ये फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है। तो आप ये कह सकते हो तब ये क्या इंप्लाई करेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम के पास सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सिस्टम के पास सॉल्यूशन मिलेगा तब आप जांच कर सकते हो कैसा कि वो यूनिक होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो अब स्टेटमेंट 1 से पता लगेगा आपको, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूरी क्या हो जाएगी, एन के इक्वल हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ अननोन या फिर जिसे आप बोल सकते हो नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर ये चीज आ गई तो आप देखना रैंक से अब आप ये बता दोगे कि इसके पास सॉल्यूशन कैसा होने वाला है। रैंक ए बराबर एन हो गई तो इसका मतलब है सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। तो मतलब फोर्थ इम्प्लाय 1 और फर्स्ट इम्प्लाय 2। आगे समझ में। अब अगर सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा भाई, क्या होगा वो, तो वो बताएगा अपना अगला स्टेटमेंट। एंड द सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट, मतलब फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हो गया ऑर्डर। अब आप देखना कि इसमें गलती क्या थी इस क्वेश्चन में, कि x बराबर ए इनवर्स बी इज द सॉल्यूशन, क्योंकि आप लिखते हो a x बराबर b, तो a को उधर ले जाओगे राइट साइड में तो x बराबर क्या बन जाएगा, a इनवर्स b। अब देखना उन्होंने स्टेटमेंट थर्ड में क्या लिख दिया कि सॉल्यूशन इज a इनवर्स x। तो अगर ये यहाँ पे इसको नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन बना के पूछते है ना, और यहाँ पे बी लगाते तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, है ना। तो इस वजह से क्वेश्चन गलत था। और दूसरी बात, अगर चलो नॉन होमोजीनियस का भी लेके चल रहे थे, जैसा कि अपन ने इसको सॉल्व करा है, तब ऑर्डर क्या होता, ये होता। आगे समझ में। तो इसके ऑप्शन में भी गलती थी और थोड़े क्वेश्चन में भी गलती थी। इस वजह से ये क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल रहा था, बोनस मार्किंग हुई थी 50 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये अपन ने कैसे कराया। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसका ऑप्शन जो होगा इस दुनिया से बाहर, ठीक है, इस संसार से बाहर है।